दोस्तों, एक माँ अपने ऊपर इतना काम करती है, इतनी मेहनत करती है और सब कुछ हँस के सहती है, सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने बच्चे को एक बेहतरीन जीवन दे सके। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उस माँ की लाइफ़ भी कुछ इसी तरह है। दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली दीक्षा कपूर से, जिसका अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही ख़ास रिश्ता है। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं दीक्षा का। दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ हो तो ऐसी में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो दीक्षा, सबसे पहले हम आपसे आपके मातृत्व के बारे में, आपकी मदरहुड की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी एक बेटी है, 7 साल की है वो, और उसी के साथ ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। जब से उसका थॉट आया, मतलब एक माँ बनने का एक ख्याल आया मुझे, तब से मुझे मेडिटेशन या ध्यान में जाने की चाह और बढ़ गई। और थ्रू आउट जब तक वो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे गर्भ में थी, मैंने बहुत मेडिटेट किया और मेरे लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस थे उसमें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी तरह के इमोशंस और फीलिंग्स, हाइपर सेंसिटिविटी, एंग्जाइटीज़, तो मैंने ये खुद में फ़ील किया कि मेरे साथ उस टाइम पे और 5 फ्रेंड्स प्रेग्नेंट थी, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जो मेरी फीलिंग्स हो एंग्जाइटी वगैरह ना होना, वो बहुत ही डिफरेंट था। मुझे एट एनी पॉइंट किसी भी तरह का कोई ऐसा पेन उठे बट ऐसा पेन उठाओ जिसने मुझे बिल्कुल ही डरा दिया हो, नहीं। तो मेरी मदरहुड की जर्नी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के हैंड इन हैंड चली है, और उसकी वजह से आई थिंक आज भी मैं बहुत सोच समझ के अपने बेटी से बात करना या अपनी बेटी को कुछ समझाना, तो ब्यूटीफुल प्रोसेस है लर्निंग एंड अनलर्निंग का। सो जब आप मेडिटेट करते थे, जब आप प्रेग्नेंट थे, तो आपको महसूस होता था कि आपकी बेटी भी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है? बिल्कुल मुझे एहसास होता था इस बात का कि वो उस चीज़ को फील कर रही है। और उसके मेरी डिलीवरी के बाद भी मुझे ये फील हुआ कि मतलब ये भगवान ही आ गए हैं। मतलब ऐसे लगता था कि वो इतनी शांत और शांत स्वभाव की थी। जब बच्चा होता है तो वो बहुत एंजेलिक जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब वैसा था उसके साथ। और जब मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जब मेडिटेट करती थी, तो मेरे को एहसास होता था उस बात का कि वो कम मूवमेंट कर रही है, वो आराम से जस्ट एंजॉय कर रही है कि कुछ कर रही है माँ, उसके साथ उसकी एक राइड चल रही है, जैसे एक बड़ी स्मूथ सी राइड। तो बहुत उसका मुझे फ़र्क बाहर भी दिखा, और अंदर जब मेरी वो वूम में थी तब भी मुझे उसका फ़र्क दिखा। सो ध्यान हमें एक शांति की तरफ लेके जाता है, और जैसे आपने बोला कि इवन आपके डिलीवरी के बाद वो एक बहुत डिफरेंट बच्चा आपने उसको देखा जो बहुत शांत स्वभाव की थी। सो आई थिंक ये जो ध्यान आपने किया उन दौरान जब आप प्रेग्नेंट थे, उसी चीज़ को उसने कैरी किया है। बिल्कुल, मतलब मैं ये मानना चाहूँगी, मेरा ये विश्वास है कि उसने ध्यान करने से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी फ़ायदे हैं, मतलब सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो कोई भी मदर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 मिनट 20 मिनट जितनी मिनट से भी स्टार्ट कर सके, मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगी कि उन्हें करना चाहिए, बिकॉज़ मैंने उसका इफ़ेक्ट देखा है और फील किया है। दीक्षा, एक सिंगल पेरेंट होने के कारण बहुत मुश्किलें आती हैं, और जब आपने ये सोचा कि मैं मेरी बच्ची को अकेले ही पालूंगी, तो आपने ये फ़ैसला कैसे किया? फ़ैसला कैसे किया, मैं कहना चाहूँगी कि मेरे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस लाइफ में ऐसे थे कि मेरे पास शायद दूसरा फ़ैसला बचा ही नहीं था। और मैं अपनी बेटी को जिस
सर्कमस्टांसेस में रखना चाहती थी या जैसे लोगों के बीच में, तो वो आइडियल एनवायरनमेंट मुझे नहीं लगा, ना अपने लिए ना अपनी बेटी के लिए। तो मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने ये फ़ैसला लिया। मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ को लेकर। और बात करते हैं मुश्किलों की, तो मैं सच बोलूँ तो मुश्किल होता है। शुरू में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने आप को कहीं एक जगह सेटल कर चुके होते हैं। आप एक जगह, चाहे वो जितना भी अनकंफर्टेबल हो, बट एक डिस्कम्फर्ट के साथ भी एक समझौता हो चुका होता है। लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है कि क्या मैं ये ग्राउंड में ऐसा बीज या ऐसा फ्रूट होता है ना, जैसे आप एक फर्टाइल लैंड देखते हैं, क्या ये बच्चा यहाँ पे सेफ़ है या मैं सेफ़ हूँ। तो मुझे वो फ़ैसले लेने से और वो पहला कदम, वो एक पहला डिसीजन कि आप जब बोल देते हैं ना, दिस इज़ इनफ एंड यू कैन नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस नाउ, एंड स्पेशली फॉर अ गर्ल चाइल्ड। मैं नहीं बोलती कि बॉयज़ के लिए ये एनवायरनमेंट ठीक था या एक बॉय चाइल्ड के लिए ठीक था, बट फॉर अ गर्ल चाइल्ड आई डोंट वांट हर टू बी ओके विद व्हेन थिंग्स आर नॉट ओके, व्हेन शी, उसके लिए जो आसपास वाला एनवायरनमेंट था वो ठीक नहीं था। मुश्किलें आई, बट मैंने अपने आप को ये बता दिया था, आई हैव 2 battles to fight. Either I stay there and struggle to be alive there and survive there and give this kind of environment to my child also, or I have this single parent and coming back अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाना, सोसाइटी का प्रेशर होना, लीगैलिटीज़ में घुसना। आई चोज़ माई ओन बैटल्स। बस वो आपके अंदर से एक आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी आसान है, मैं नहीं बोलूँगी बहुत मुश्किल है, बट अंदर से एक बार तो हिम्मत जुटानी पड़ती है। और हिम्मत आपने अपनी बेटी के लिए जुटाई? बिल्कुल। मैं शायद आज भी जब मैं हीलिंग वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, तो बस भगवान से इतना बोलती हूँ कि मुझे आपने हिम्मत दी, लेकिन क्या मैं एज अ मदर, अगर मैं ये पैटर्न यहाँ एंड नहीं करती या मैं इनको हील नहीं करती, मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती कि जो मेरे साथ हुआ, क्या वो पैटर्न मैं अपनी बेटी को पास ऑन करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी। मतलब मेरा वो जो एक अपने आप पे काम करने का जो कन्विक्शन है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस चीज़ को लेके कि नहीं, अब और नहीं। चाहे मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे पिछले जनरेशन्स में किन्हीं के साथ भी कुछ हुआ हो, जो पैटर्न एक बन गया, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, वो मैं अपने तक ख़त्म करके जाऊँ। हाँ, बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि बच्चे हमारी एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं और वो भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं। और जैसे आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया या आप अपने ऊपर काम करते हैं और आपको समझ आता, तो वो पैटर्न्स वहीं के वहीं कटते जाते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था। मतलब आपने अपने परिवार में देखा है, या मेरी उसके फैमिली के लोगों का भी समझाना कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे फादर इन लॉ ने हम पे कभी हाथ नहीं उठाया, तो मुझे लगता था आई एम सॉरी फॉर यू। इससे मैं आपकी पेन में कंफर्ट नहीं ढूंढ सकती। आप ये नहीं समझा सकते कि आपने शायद से कुछ फिज़िकल वायलेंस टॉलरेट किया, मैंने उससे ज़्यादा किया कि मतलब आई हैड ब्लीडिंग ओवर माई फेस, मेरे सर फूल गया था, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जो हद पार, जिनको कहना ज़रूरी बन गया था। दिस इज़ हाउ इट इज़, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि जब मैं उस चीज़ से बाहर आई, जब मैं उस सिचुएशन से बाहर आई, जिस
में मैं अनकंफर्टेबल थी और अनसेफ फील करती थी, अपने बच्चे के लिए भी, अपने लिए भी। तो एक ना बहुत ही इंडियन सोसाइटी की एक अजीब सा तरीका है आपको कंफर्ट करने का। अरे हमारे साथ तो इससे भी ज़्यादा हुआ, अरे हमारी बहू या बेटी तो इससे भी ज़्यादा सहती है, कोई घर छोड़। बट थैंक्स टू माई मेडिटेशन, माई स्पिरिचुअलिटी एंड माई कॉन्शियस लिविंग, जो अपने लिए बोलना आ गया था, तो मैंने ये सबको यही बोला कि मैं किसी के कंपैरिजन में नहीं हूँ, मेरी दर्द किसी के कंपैरिजन में नहीं है। आपने कितना सहा या मैंने कितना सहा या और कितना बदतर हो सकता था, मैं ये तराजू में नहीं तोलना चाहती। मैं एज एन इंडिविजुअल मेरा हो गया था, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी जर्नी है, आई लीव यू विद दैट। तो वो सब चीज़ों को सोच के बोलने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ये जर्नी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आपका बच्चा या तो वो देख रहा था जहाँ आपके साथ एक गलत हो रहा था, या आपका बच्चा उस पोजीशन में था जहाँ आपको प्रेशराइज करा जा रहा है कि गलत के साथ समझौता कर लो। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ही डीप रूटेड और प्रिविलेंट है कि गलत के साथ समझौता कर लो। तो इसलिए मुझे हीलिंग वर्कशॉप्स में और मेडिटेशन करने से बहुत आत्मविश्वास, विश्वास कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं इनका कंट्रोल ले सकती हूँ, मैं इतनी भी हेल्पलेस नहीं हो गई हूँ, या मैं बिल्कुल। बट हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और राइटली सेड, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। तो हाँ, मतलब इट्स अप्स एंड डाउन्स हैं इस जर्नी के। बट आपके लिए तो अपने आप को वो समझाना, आई हैव टू चूज़ माई बैटल, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी दोनों साइड पे। कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट वो होता है ना, किसी कश्मकश में फंसे रहोगे, लेकिन यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स। मैं नहीं बोलूँगी कि वो आसान था या ये आसान है, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। दीक्षा, कोई भी फैमिली डाइवोर्स को बहुत आसानी से नहीं लेती है, तो इसमें आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था और उन्होंने आपको किस तरह सपोर्ट किया? इसमें मैं कहूँगी मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था, बिकॉज़ वो एग्जैक्टली मेरे जैसी हैं, मतलब इमोशनली, सेंटिमेंट्स वाइज, या किस तरह रिश्तों को निभाना है, जोड़ के रखना है, इसमें मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उन्हें काफ़ी चीज़ें मेरे आने से पहले ही, जब मैं नहीं भी बता रही थी तब भी समझ में आने लग गई थी, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, ये बिल्कुल मेरे जैसी है, ये बहुत छुपा रही है, ये बहुत दबा के बैठी है, ये बहुत छुपा रही है। और बिल्कुल उसके बाद मेरे फादर भी आए और हम डॉक्टर से मिले, क्योंकि जैसे आपने बोला कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, मैं तो कहूँगी ये टैबू है एक तरह का, अभी भी नॉट जस्ट सेंसिटिव टॉपिक है, ये अभी भी वैसा टॉपिक है जो हम धीरे से आवाज़ में बात करना चाहते हैं, या शायद बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे फादर को, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक नहीं बताया था मेरे पेरेंट्स को जो हो रहा था, और मैं एक मुकुट पहने बैठी थी, एक मास्क पहने बैठी थी, एक अच्छी शादी का, या मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तो कई बार, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि वो जब हद पार हो जाती है तो वो उसका भी जो मास्क था वो काफ़ी तेज़ी से उतर रहा था, और मेरा भी जो मास्क था, जो एक अच्छी शादी को दिखाने का था, वो भी काफ़ी तेज़ी से उतर रहा था, क्योंकि चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। तो एट सम पॉइंट मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी हो गया था। और तो मेरे फादर इतनी जल्दी ऐसे बस बोल दो, जैसा होता है ना छोटे बच्चे की, गिर गया तो फटाफट उठा दो, वो उस तरह के नहीं थे।
तो वो मुझे पक्का डॉक्टर्स के पास लेके गए थे और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ मुझे कंसल्ट कराया था। मैंने डॉक्टर्स को अपने सारे स्टोरी जो भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हो रहे थे और जो मेरे मतलब पार्टनर थे जो बाहर वालों को अपनी इमेज दिखाते थे, तो डॉक्टर ने उनको क्लियरली बोल दिया था कि इसका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मैं 1 या 2 बार सुसाइडल भी हो चुकी थी, तो मेरे पेरेंट्स को वो समझना ज़रूरी था। हाँ, उनका इनिशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था और अभी तक भी है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सोसाइटी तो आपको नचा के रख देती है कि मतलब वो चाहती है जो हम कह रहे हैं वो आप करिए। उसमें मदर का आई वुड से कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। तो कहते हैं ना कि एक माँ हमारी आंखें देख के समझ जाती है कि क्या हम सोए नहीं हैं या हम रोए हैं, तो इसी तरह आपकी माँ आपके चेहरे का भाव देख के समझ जाती होंगी कि आपके मन में या क्या बीत रहा है आप पे, यू नो। बिल्कुल, और उन्होंने समझा भी है हर बार, मतलब उन्होंने मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद भी उनकी सपोर्ट या समझ में बिल्कुल मैं कहूँ कोई कमी रही हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मतलब सोसाइटी के जैसे अब इंडियन सोसाइटी में जो मेन हैं वो थोड़े से इमोशनली इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो उन्हें शायद टाइम लगता है या वो कहीं बीच में सोसाइटी के प्रेशर में डगमगा भी जाते हैं। इंडियन सोसाइटी में एज अ मदर आप जितना मर्ज़ी इंडिविजुअल सपोर्ट कर सकते हो, आप प्यार दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, समझ सकते हो सही गलत हो रहा था यार, कितना और हो सकता था बुरा। लेकिन तब भी इट इज़ वेरी सैड टू सी कि एक माँ को वो हक नहीं दिया जाता कि फाइनल डिसीजन वो कर सके। वो बहुत मतलब खूबसूरती से आपका हर दर्द समझ रही थी और समझती हैं, पर ये बहुत ही दुख की बात है कि एक माँ को जिसने बच्चे को पैदा किया, जो समझ रही है, जो फील कर पा रही है एग्जैक्टली कि मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा था और वो कब तक सहन कर रही थी, और इससे बुरा भी हो सकता था, इससे बुरा भी हो सकता था। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं थी या मेरी माँ की फीलिंग नहीं थी, ये मुझे डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी मेरे पार्टनर की, तो उनके पर्सनालिटी में जो ईगो इश्यूज़ या टेम्पर इश्यूज़ हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं भी है, जब मैं अपने पहले पॉइंट पे वापस आना चाहूँगी, जो मैं एक मैसेज देना चाहती थी, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं भी है, हिम्मत जुटाकर अकेले भी लड़ना पड़े तो लड़ लो। और यही आपने किया, क्योंकि आप अपनी बेटी को उस वातावरण में जहाँ इतना गुस्सा, मारपीट, उसमें बड़ा नहीं करना चाहती थी, और ना ही आप चाहती थी कि वो ये चीज़ें सीखे कि हाँ भाई सहना कोई बात नहीं। वो चीज़ वो आप अपनी बेटी को समझाना चाहती थी कि गलत बात नहीं सहनी है, गलत बात सहनी नहीं है। और मुझे ये भी समझ में आने लग गया था कि बच्चा किसी भी साइड पे डोल सकता है। या तो वो ऐसा बन सकता है कि भाई चिकन चिल्लाई करो और किसी को बुली करना, डोमिनेट करना, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना, ये एक तरीका है अपना काम करवा लेने का, और 2-4 चीज़ें फेंक कर अपना काम करवा लें। या फिर एक वो तरीका है जो मेरी माँ का है। उसके बाद जब मेरी मेडिटेशन की जर्नी जो कंटिन्यूसली चल रही थी, तो पहले मैं उस रिश्ते को जोड़े रखना चाहती थी। जैसे आप ऑब्वियसली कोई भी शादी इसलिए नहीं करता कि वो टूट जाए या हम उसे तोड़ दें। तो जब आप मेडिटेशन की जर्नी में थे, तो आपको समझ में आने लगता है कि वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जीज। आपकी मैं नहीं बोल रही कि मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये ख़त्म करनी है,
बट मुझे अंदर से ये हिम्मत आने लग गई थी कि मुझे उस सिचुएशन को, आई डोंट हैव टू फीड द सिचुएशन विद माय रिएक्शन। तो जिस तरह से मेरे रिएक्शन कम होते गए, मेरे एक्शंस तो खैर अपने थे ही दूसरी तरफ, बट जिस तरह से मेरे रिएक्शंस कम होते गए टू द सिचुएशंस विच ही वर क्रिएटिंग, उतनी ही मेरी जो शक्ति है, इंटरनल जो एक स्ट्रेंथ है, एक वो बढ़ती गई, क्योंकि मेरी एनर्जीज अब इन्वेस्ट हो रही थी बट दूसरी डायरेक्शन, अब अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। और ये सब ध्यान के माध्यम, क्योंकि उस दौरान भी आप ध्यान करते बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओम नमः शिवाय का चैंट नहीं छोड़ा। आप मानेंगे नहीं कि सोते जागते मेरे फ़ोन पे 2 या 4 की वॉल्यूम पे, जो किसी को शायद सुनाई नहीं देती, बट ओम नमः शिवाय बंद नहीं हुआ। मैंने उसको बंद नहीं किया, मैंने चैंटिंग बंद नहीं किया, मैंने भगवान में विश्वास करना बंद नहीं किया, मैंने अपनी मेडिटेशन बंद नहीं की, मैंने कोई भी ऐसा काम जिससे मुझे आधे % की भी, मैं बोलती हूँ, मुझे अगर बेनिफिट हो रहा था या मुझसे एक मेरी अंदर से शक्ति बढ़ रही थी, मैंने उनका हंसा। और मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे पता है कि ठीक है, वो मुझे सिचुएशन कुछ सिखाना चाहती थी, तो ठीक है, मैंने सीखा। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा, लेकिन पाठ सीख के निकल जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, बिल्कुल, और जब हम सरेंडर कर देते हैं तो अपने आप हम उससे निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर ही कर दिया था, और मैं ज़रूर नॉट जस्ट औरतों से, हर इंसान से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि रिश्ता बहुत खूबसूरती से निभाना और कोई कमी मत छोड़ना। जो एफ़र्ट लगे उसको जोड़ने का, उसको निभाने में दे देना, लेकिन कभी ऐसी नौबत आ जाए जहाँ उस रिश्ते से दूर होकर ही तुम्हारी लाइफ स्मूथली चल सकती है, जिसमें भलाई है तुम्हारे बच्चे की, उसमें कोई कमी मत छोड़ना। अगर ये लड़ाई अकेली भी लड़नी पड़े तो लड़ जाना, बिकॉज चूज़ योर बैटल्स वाइजली। बिल्कुल, मतलब कोई कमी मत छोड़ना। दीक्षा, ये बहुत सुंदर बात आपने बताई कि किसी भी रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाना बहुत ज़रूरी होता है, और रिश्ते आई थिंक टूटने के लिए नहीं बनते, लेकिन अगर कोई रिश्ता हमें तोड़ रहा है या कमज़ोर कर रहा है तो उससे पीछे हटना कोई गलत बात नहीं है। और जितना हम ध्यान में जाते हैं, हमारे भीतर जाते हैं, उतने हमें एक शक्ति मिलती है, और हमें हमारे प्रश्नों के जवाब भी मिलते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है हमारे लिए। दीक्षा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, अब ध्यान में कैसे जुड़े, और ध्यान में जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? ध्यान में कैसे जुड़े, ये एक मिस्ट्री है जो मैं भी शायद नहीं इसका जवाब जानती। शायद ये मेरी कॉलिंग थी, एट सम पॉइंट मेरी कॉलिंग थी लाइफ में। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को माला जपते देखा है, सुबह रिलीजियसली 4 बजे उठ के उनका ध्यान में देखा है। मैं प्रेयर्स में शुरू से थी, भगवान के आगे अपने सरेंडर करना मैं शुरू से थी। ध्यान की जर्नी कब शुरू हुई, मैं इसका आंसर शायद नहीं दे पाऊँगी, बट हाँ, ध्यान से जो मुझे फ़ायदे हुए, तो मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस, स्थिरता, एक स्टिलनेस, किस तरह से रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से किसी सिचुएशन में डर लग रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ना है। बिकॉज़ बहुत बचपन से ही सिखाया जाता है कि डरना नहीं है, ये नहीं, रोना नहीं है, ऐसा नहीं।
तो मुझे उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उन चीज़ों के साथ उस मोमेंट में रहना और उनसे आगे बढ़ना मुझे ध्यान से आया है। दीक्षा, हम बच्चों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। आई एम श्योर आप भी फेस करती होंगी। तो आप वो चैलेंजेस को किस तरह हैंडल करती हैं या किस तरह अपनी बेटी को चैनलाइज करती हैं? बिल्कुल बहुत चैलेंजेस आते हैं। बच्चा छोटा है, बच्चे की समझ उतनी ही है जितनी उसके लिए काफ़ी है। तो मेरे साथ भी ऐसे सिचुएशंस होते थे जहाँ मैं रिएक्शन की टेंडेंसी हो सकती थी, बट थैंक्स टू रीडिंग एंड मेडिटेशन कंबाइंड टुगेदर मुझे ये समझ में आ गया था कि शायद अगर किसी चीज़ को मैं उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा है कैसे एड्रेस करना है, कोई बहुत ही ज़्यादा एक टैंट्रम फेस चल रहा है या कोई बच्चा बहुत ही पीछे पड़ के किसी चीज़ को मांग रहा है, तो इट वाज ओके कि आप उसको बिठाएं, उससे कनेक्ट करें, उसकी बात सुने। और मैंने आई थिंक ये उस टाइम पे 2 या 2.5 साल की थी और मैंने अपने लिए एक टेक्निक जो पढ़ाई से और एक्सपीरियंसेस से अडॉप्ट कर ली थी कि मैं पहले इसको अपनी गोदी में बैठाती थी और आज भी वो टेक्निक हमारे साथ चल रही है। तो हम 10 डीप ब्रीदिंग करते थे। उसके बाद बिकॉज़ मैं थोड़ा योगा भी करती थी और पढ़ती भी थी योगा के और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो मुझे ताली मारने के फ़ायदे पता चल गए थे कि इस नर्व से आपकी जो हार्मोन्स हैं, जो अंदर फीलिंग्स हैं, वो सडनली चेंज होने लगती हैं। तो हम किसी का भी बर्थडे मंथ बना लेते थे और उसके बाद हम उस बारे में बात करते थे। मैंने कभी भी ये बहुत ज़िद्दी है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, या ये बहुत गुस्सा खा रही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैंने कभी भी अपने बच्चे को लेकर या किसी और के बच्चे को लेकर जजमेंट एंड टैग्स, मेरा सबसे बड़ा लेसन रहा है टू ब्रेक एंड टू टेक अवे। अगर आप एक मदर हो, आप उस बच्चे की सच्चाई बदल सकते हो। अगर आप उसको ये बोल के कि वो ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी नहीं है, वो सिर्फ अपना दिमाग जो चाहता है उसके पीछे डट के पड़ा है। अगर आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग है, कोई एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ बैठिए, उसे समझाइए, एंड आई कैन गारंटी यू वो बच्चा समझेगा। बहुत सारे मदर्स बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो मैं उनको यही समझाती हूँ वो हाइपर एक्टिव नहीं है, आपके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं, उसके ज़्यादा हैं, आपके थोड़े से उससे कम हैं। बट आप किसी भी बच्चे को देखिए, वो कभी माँ को या अपने फादर को ये नहीं बोलेगा आप बड़े ढीले हो, आप बड़े लेज़ी हो। लेकिन हम एज अ पेरेंट ये एक पेडेस्टल पे अपने आप को बिठा के ये टैग्स देना, ये जजमेंट्स देना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, हम उसकी सिचुएशन को या उसको ना समझ के हम उसको एक बास्केट में डाल देते हैं कि ये एग्रेसिव वाली बास्केट में डाल दो। बट नहीं, आपको उसको समझना है और टैग्स और जजमेंट्स दूर करने हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं हमेशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक बिलीफ रखती हूँ, तो मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड को जाके बोला जो अपने माइंड में ये सेटल कर चुकी थी कि मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत शाय हूँ, आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन बिगर गैदरिंग, मैं बहुत शाय हूँ, सब मुझे शाय बोलते हैं। तो शी स्पोक टू हर एंड उसने उससे बात की अपनी फ्रेंड से और उसने उसको बोला आप शाय हो, इसका मतलब आप ऑब्जर्वेंट हो, पॉजिटिव आप पर्सपेक्टिव। ऑब्जर्वेंट हो, ये आपकी सुपर पावर है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और ऐसा मेरी बेटी ने मैं इस चीज़ की कोई इस चीज़ का कुछ फ्लॉन्ट नहीं करना चाहती, बट आप अगर ये इस तरह का सीड बोते हैं ना,
तो आपके फ्रूट्स आगे ऐसे ऐसे सीड्स अपनी क्लासमेट्स को एक छोटा सा एग्जांपल, मैं उसकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गई तो किसी बच्चे ने पार्क में से डंडी उठा के दूसरे क्लासमेट को पोक कर दी थी, एक लकड़ी सी थी। टीचर अभी जा ही रही थी उस इशू को एड्रेस करने, तो मेरी बेटी उठ के बोलती है, डोंट डू और से टू अदर्स व्हाट यू कांट टेक फॉर योरसेल्फ। एंड वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जब टीचर ने मुझे बताया, बोलती मैं रुक गई, क्योंकि उसने उस एक लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे लगा कि शायद मुझे पहले समझना चाहिए, मुझे पहले सुनना चाहिए कि उस तो इसी तरह से मैंने उसको ये समझाना, उससे ये मेरे को बहुत फ़ायदे हुए उससे बात करने के, ब्रीदिंग टेक्निक्स के। और मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट को अपने तरीके से एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, जहाँ जब भी उनको एक बहुत ही इमोशन फील हो रहा है, जहाँ वो शायद नहीं संभाल पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ना उस टाइम संभालना है ना उनको समझाना है, उनके साथ सिर्फ बैठ के अपना कनेक्शन बनाना है। और वो कनेक्शन जैसे आपने बोला में भी ब्रीदिंग टेक्निक से कर सकते हैं, या जैसे आप बता रहे थे ताली मार के एक तरह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके। डिस्ट्रैक्ट करना उस टाइम पे ज़रूरी है, और उस टाइम पे उनको उस मोमेंट में लाना कि एक आप अच्छे तरीके से उससे समझ पाएँ कि वो उस टाइम क्या चाहता है, उसको इतना बड़ा इमोशन या इतनी बड़ी जो उसके एक्सप्रेशंस हो रहे हैं या जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है उस टाइम पे, उसको समझना। बिकॉज़ हर बड़े जो आप रिएक्शन देख रहे हैं बच्चे की ना, उसकी कोई अंडरलाइंग नीड है, उसकी एक अंडरलाइंग नीड है। जो आप देख रहे हैं सिर्फ वही सच नहीं है, लेकिन आप उसको सच मान के उसको टैग और जजमेंट दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उस बच्चे की एक अंडरलाइंग नीड है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो कि उसका छोटा सिबलिंग आ गया है, उसको अटेंशन कम मिल रही है, या उसको किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, या उसको किसी तरह की जेलसी हो रही है, वो बच्चा ये बोल नहीं पाएगा कि मुझे करता है उसका, लेकिन उसका कोई ना कोई ऐसा बिहेवियरल पैटर्न होगा जिसको आप टैग करके उस बच्चे की वो जो नीड है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे के साथ कनेक्शन करना, उसकी अंडरलाइंग नीड समझना, उससे बात करना, उसको ब्रीदिंग और ये क्लैपिंग जैसी टेक्निक सिखाना। और कोई भी अगर आपके बीच में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी भी तरह की बात मैच नहीं कर रही है, तो उसको डिस्कस किए बगैर उस कमरे से बाहर नहीं आना, क्योंकि समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना ज़रूरी है। सो जैसे आपने बोला, आई थिंक इवन ध्यान का सबसे बड़ा फोकस होता है आपकी ब्रेथ पे। सो जब हम उसके साथ बैठ के वो ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, या मे बी 10 टाइम्स श्वास अंदर लो बाहर, सो आई थिंक दैट एक बेस फॉर्म करता है उसके मेडिटेशन की ओर बढ़ने का भी। जैसे बिल्कुल, और अभी भी आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो एज अ पेरेंट मैं करती हूँ, जैसे सोने से पहले आप अपनी थैंक यू प्रेयर्स करिए, आप सोने से पहले अपने पूरे दिन को अपने माइंड में एक बार रीरन करिए कि आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो जिससे मुझे अच्छा लगा या जिससे मुझे बुरा लगा और क्यों लगा। तो वो एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है जो बच्चों के साथ पेरेंट्स को बिफोर दे स्लीप ये करनी चाहिए, उनके सोने से पहले उनको ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। दिन में आज आप ऐसी 5 चीज़ें बताइए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो उसके लिए बच्चे का माइंड ट्रेन रहता है नॉट टू लुक एट द लैक बट टू लुक एट दी व्हाट यू हैव। यस, हम अब वेलकम करेंगे शायरा को। वेलकम शायरा। हाय, हाउ डिड यू कम? How are you? I'm good.
That's nice. And how was your day so far? It is good. Good. What did you do? I went to my theater class. Wow, theater class. You like to do acting? Lovely. That's nice. So can I ask you some questions about mama? Sure? अच्छा चलो। शायरा, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको मम्मा की कौन सी बात पसंद है? What do you like about mama? I like that Mama's really loving. She's very loving. Yes. Oh, very loving. Yes. Oh, that's so sweet. आप कैन यू टेल मी मम्मा की कौन सी बात पे आपको गुस्सा आता है या आपको कौन सी बात मम्मा की अच्छी नहीं लगती? जब मम्मा शाउटिंग करती है। मम्मा जब शाउटिंग करती है, अच्छा, तब आपको अच्छा नहीं लगता। एंड इफ यू वांट टू चेंज वन थिंग अबाउट मम्मा, one habit about mama, what would you like to change? Nothing. Nothing. So you love your mama so much. Oh, that's so beautiful. And Shaira, mama की favorite dish क्या है? What she likes to eat? Anything that Nani makes. Oh, anything that Nani makes. Oh, how sweet. मामा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? What does she like the most? When I give Mama a hug. Oh, when you give her hugs, she likes the most. So can we have a huggy? शायरा, अगर एक ट्रिप प्लान करें मम्मा के साथ, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? Disneyland. Disneyland. Which is your favorite Disney character? Descendants. Descendants. Okay. शायरा, आप मम्मा को कोई मैसेज देना चाहोगे? Would you like to say something for मम्मा? आप बहुत अच्छे। Diksha, that was so beautiful. Would you like to say, आप कुछ शायरा को कहना चाहोगे? डेफिनेटली मैं इसको ये कहना चाहती हूँ और कहती भी रहती हूँ कि आप बड़े होकर जो चाहे बन सकते हो, बट अपनी जो आपकी एसेंस है और अच्छा इंसान ज़रूर बनना। बस मतलब आपका हर इमोशन वैलिड है और आपको अपनी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी सामने वाले की करनी है। आपको कहीं भी इस चीज़ से समझौता नहीं करना है जो गलत है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर द राइट, बी राइटियस, बी कॉन्शियस। मैं उनको वही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक काइंड, कंपैशनेट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं, आपके अंदर रहती हैं, तो एक अच्छा इंसान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड अपने लिए आवाज़ उठाना, गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, गलत के साथ समझौता ना करना, ये मैसेजेस मैंने सीखे हैं, चाहे जिस भी एज में सीखे हैं, बट ये ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने दीक्षा की संघर्ष भरी जर्नी के बारे में समझा और ये देखा कि कितनी हिम्मत से उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया है। दीक्षा, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने का और हमारे साथ शेयर करने का अपने अनुभवों को। थैंक यू PMC हिंदी का और आप सबका
जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे इन इनपुट से अगर एक भी इंसान का फ़ायदा होता है तो इट इज़ अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू शायरा, थैंक यू फॉर कमिंग एंड हमें बताने के बारे में, ममा के बारे में. सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं आपसे PMC हिंदी के माँ हो तो ऐसी के नए एपिसोड के साथ. धन्यवाद.